फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रंजित सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बीपीएससी टी 3.0 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार जो है यह बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया। और किसके लिए शुरू किया गया? तो अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को प्रारंभ किया गया। और इसके तहत जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। तो यही है ऑपरेशन प्रहार। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। और किस लिए? तो अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है? भारत में जीडीपी की जो गणना करता है वह एनएसओ करता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संदर्भ में आईआईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का फुल फॉर्म जो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। आईआईपी का फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। हिंदी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में नहीं दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो थे यह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार के आरा जिला में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तो हम जानते हैं कि बढ़ती ऊंचाई, जब ऊंचाई बढ़ता है तो तापक्रम क्या होता है? तापक्रम घटता है। किस मंडल में घटता है आप कमेंट कीजिएगा। तो तापक्रम विलोमता का जो अर्थ होता है यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो इसे तापक्रम विलोमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो था वह जीवक था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीवक। और जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था वह इब्न बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया था वह कुमारगुप्त ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वह धर्मपाल ने किया था। इन दोनों विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था यानी ध्वस्त किया था वह किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और यह बिहार के साथ साथ उड़ीसा के भी प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर उड़ीसा के भी थे। और यह जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे।
और यह जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे 1915 ईस्वी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? तो राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति की जो अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। नियुक्ति समिति की जो अध्यक्षता करते हैं इसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन संसदीय समिति की जो है संसदीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो होता है वह सूर्य होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। सूर्य जो होता है सौरमंडल का मुखिया होता है, और सूर्य की जो होते हैं सभी ग्रह इसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो होता है सभी ग्रह चक्कर लगाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपको एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? तो कालाशोक के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में हुआ द्वितीय बौद्ध संगति? तो कालाशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और यह जो था, ये जो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था, यह क्या था? तो अकबर द्वारा बनाया गया यह एक प्रार्थना कक्ष अथवा मीटिंग रूम था। प्रार्थना कक्ष या मीटिंग रूम था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? तो बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से जो संबंधित नहीं है तो सूर्यसेन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूर्यसेन जो है यह चट्टगांव शस्त्रागार से संबंधित है। राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां ये सभी किससे संबंधित थे? और इसमें भगत सिंह भी जो थे वह भी काकोरी कांड से संबंधित थे। ये भगत सिंह ने अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और इसके साथ कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल जो थे यह काकोरी कांड से संबंधित थे। सूर्यसेन जो थे यह चट्टगांव शस्त्रागार से संबंधित थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका चर्चा किया गया है। और भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वह पेनिकल कौन थे? पेनिकल रामाराम थे। पेनिकल रामाराम थे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे यह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो यह समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभयारण्य या अभयारण्यों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है? तो यह अचान कमार बाघ अभयारण्य को भी प्राप्त है और इसके बाद उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य को भी है। इन दोनों का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि करेवा, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और केसर का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और देश में पूछे केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो ईरान में किया जाता है। देश में, ईरान में, सॉरी, विदेश में पूछे तो ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का जो इनमें से उदाहरण है, यह सेल जो है यही अवसादी सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेल के अंतर्गत क्या आता है? चूना पत्थर आता है, बलुआ पत्थर आता है, लेस आता है, कोयला आता है, खड़िया आता है, श्रिंग पत्थर आता है, इसके बाद हेलिएट आता है, पोटास आता है। ये सभी जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो होती है यह सदैव सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित है तो यह है मानेन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मानेन किससे संबंधित है? तो यह भ्रंश से संबंधित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गोबी का जो मरुस्थल है यह ठंडा मरुस्थल है और दुनिया का ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पे? मंगोलिया में पड़ता है गोबी का मरुस्थल। और यह क्वेश्चन बीपीएससी टी 3.0 में पूछा गया है मरुस्थल से। उम्मीद है कि सहारा मरुस्थल के बारे में पूछा गया था। सहारा मरुस्थल जो है यह एक गर्म मरुस्थल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रानीगंज, जो कि कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहीं पे खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 1774 ईस्वी में यहाँ से वाणिज्यिक स्तर पर कोयला खनन प्रारंभ कर दिया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। कौन? तो भील जनजाति। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सबसे अधिक है। और टोटल जो है अनुसूचित जनजाति उसमें से 38% भील जनजाति ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वह हिमनद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हिमनद द्वारा होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है? ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है तो रोडेंट और कंगारू, ये चमगादड़ जो है ये दर्शाता है। किसे दर्शाता है? तो जीव ग्रीष्म निष्क्रियता को दर्शाता है। और नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। तो कौन कौन नहीं दर्शाता है? तो मरुस्थलीय कछुए नहीं दर्शाते हैं, मगरमच्छ नहीं दर्शाते हैं, सेलामेंडर नहीं दर्शाते हैं और गिरगिट नहीं दर्शाते हैं। इसके बाद इसके अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? राजपूत पेंटिंग के लेखक जो हैं वह आनंद के कुमार स्वामी है। आनंद के कुमार स्वामी है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कला का संबंध है। लोक कला का जो संबंध होता है वह क्षेत्रीय कला से होता है। लोक कला का संबंध किससे होता है? तो क्षेत्रीय कला से। जैसे कौन सा है? तो बिहू है। बिहू जो है यह लोक कला है। इसके बाद झिझिया भी लोक कला है। झिझिया भी क्या है? लोक कला है। बिहू कहाँ का है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह असम का लोक कला है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया देश से है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्वारा यह इस पर यानी वाशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का संबंध जो है यह महाराष्ट्र राज्य से है। एपन का संबंध जो है यह उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उत्तराखंड। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। कितना? 22। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो मनाया जाता है वह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो वह है महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो यह जो है मक्का की फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मक्का की फसल। नेक्स्ट है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गाय की जो नस्ल होती है यह थापरकर, यह दुकाजी उद्देश्य के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्सी भी गाय का ही नस्ल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कैंसर और मधुमेह जो होता है यह गैर संचारी रोग होता है। गैर संचारी रोग किसे कहते हैं? तो वह रोग जो संक्रामक कारकों से नहीं फैलते हैं उसे गैर संचारी रोग कहते हैं। जैसे आनुवंशिक रोग होता है, शारीरिक रोग होता है, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन का परिणाम होता है यह सब। और ये जो संचारी, गैर संचारी, इसके बाद संचारी रोग जो होते हैं, संचारी रोग के अंतर्गत कौन सा आ जाता है? तो संचारी रोग के अंतर्गत मलेरिया आता है, एड्स आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केसर प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो केसर पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल पसलियाँ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पसली होती है? तो 24 पसली होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है? तो यह मियादी बुखार से बचाव करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मियादी बुखार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है यह 20 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 20 जून नहीं बल्कि 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? तो रेशमी वस्त्रों में जो है गोंद के कलप का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो कुल मिलाकर जो होते हैं 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद गायकी के साथ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा जो है यह तबला वादक नहीं है बल्कि यह कवि एवं अनुवादक हैं। जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक है। अहमद जान थिरकवा जो है यह भी तबला वादक ही है। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम राष्ट्रीय खेल जो हुए वह कहाँ पे आयोजित हुए? तो यह बम्बई या मुंबई में आयोजित हुए। कब आयोजित हुए थे? तो 1940 ईस्वी में। कब आयोजित हुए? 1940 ईस्वी में आयोजित हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज भारत को गीता ही की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। यह किस मामले में दिया था? तो केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 201। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अनुच्छेद 108 में क्या है? अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। जिसके सदस्य जो होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस जो है इसे इंग्लिश में सार्क कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सार्क कहा जाता है। और इसमें जो है कुल 8 देश सम्मिलित है। सार्क में कुल 8 देश सम्मिलित है। और इसमें से नेपाल भी सम्मिलित है और बांग्लादेश भी सम्मिलित है। ये दोनों सम्मिलित है, मगर जापान इसमें सम्मिलित नहीं है और नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति जो होती है वह क्या होती है? तो वह क्या होता है? प्रजनक बीज होता है। प्रजनक बीज होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। क्या होता है? प्रजनक बीज होता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो यह फल कौन सा है? माल्टा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, माल्टा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कर्नाटक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने के लिए जो है किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो शकरकरा परिरक्षक का। किसका? शकरकरा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो यह था एम लोखंडे थे। और यह जो है भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे। भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे? तो एम लोखंडे थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और इसमें कौन था? तो गांधी जी ने भी भाग लिया था। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों में जो भाग लिया था वह था भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। बेबेल योजना जो है 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। बेबेल योजना के तहत ही शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। बेबेल योजना के तहत ही शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? तो यह संबंधित था सूर्यसेन से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सूर्यसेन से। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का जो विचार आया था वह किसके दिमाग में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग या मन में आया था। किसके मन में? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में। लेकिन इसका जो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहाँ पे किया था? तो रंगून में। और इसका प्रधान कार्यालय भी जो है वह रंगून में ही है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। गदर पार्टी का जो गठन किया था वह किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वह था भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो वह था विनायक दामोदर सावरकर। इसे ही वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अभिनव भारत की स्थापना कब किया था? 1904 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा, यदि जल प्रदूषण जो है इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा जो होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं दिया गया है। इसका सही राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करता है। विशेष रूप से जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण जीवन जो होता है जल पर ही निर्भर होता है। किसका? जलीय जीव का जीवन जो होता है वह जल पर ही निर्भर होता है। प्रदूषण से जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसका कमी होने लगता है। फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उसमें होने लगती है। साथ ही शैवाल, खरपतवार आदि उग जाने के कारण जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाने के लिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महादेश को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अफ्रीका महादेश को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये पूछा गया है पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप जो कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसी पर सबसे पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ था। कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में। और ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश है। और सबसे ज़्यादा देश कहाँ पे है? तो अफ्रीका महादेश में। कितना देश है? तो 54 देश है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत 33 होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। तो यह क्या था? एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन और निष्कर्ष है। तो
कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1988 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। तो ये सही है। यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। नहीं, ये बात गलत कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए सही है और आर जो है यह गलत है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुल क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये कथन क्या है? यह कथन सही है। और इसके बाद जो है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण जो होता है वह पत्तियों को अधिक जलाने से होता है। अधिक पत्तियों जो जलता है उससे अधिक होता है। तो नहीं, ये कथन गलत कहा गया है, क्योंकि दिल्ली में जो वाहन चलता है इससे प्रदूषण ही अधिक होता है, नहीं कि पत्ती जलाने से। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? समपारिस्थितिकी के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। तो ये सही है। सूर्य विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के जनक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है अर्नेस्ट हेकेल हो जाएगा। पारिस्थितिकी के जनक जो है वह अर्नेस्ट हेकेल है, और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह एजी टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह एजी टांसले ने किया, लेकिन इसके जनक जो है वह अर्नेस्ट हेकेल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या होते हैं? तो जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो होते हैं वह स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी की प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र होता है। अब तक जो है यानी वर्तमान में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ऑप्शन में कोई सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो किस में बढ़ता है? सबसे पहले जल पादप में होता है, उसके बाद घोंघा में, उसके बाद मछली में, उसके बाद पक्षी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगरा में क्या स्थित है? तो ताजमहल स्थित है। यह काफ़ी प्रसिद्ध है ताजमहल। यह विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया गया है। किसको? ताजमहल को। ताजमहल पर जो पत्थर लगाया है वह संगमरमर का पत्थर लगाया गया है, और आगरा में जो कारखाना है, उद्योग है, इससे जो प्रदूषण फैलता है, धुआं निकलता है, वह ताजमहल पे जो संगमरमर का पत्थर लगा होता है उसे प्रभावित कर देता है, जिसके लिए यानी ताजमहल के लिए यह खतरा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे परिवर्तित करने के लिए बोला है। ऑप्शन नंबर या आदेश दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मेथिल क्लोरोफॉर्म भी है। इसके बाद अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन भी होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये सब तो उत्तरदायी है लेकिन नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो फैला है वह पानी है। कितना प्रतिशत भाग पर है, तो लगभग 71% भाग पर, और 29% भाग पर जल है। तो इसका राइट आंसर जो है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत लंबा दिया गया है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि ग्लोबीय तापवृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ग्लोबल तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। सही है, वृद्धि तो जरूर होगी। अगला नंबर है कि इसका यदि ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 वर्ग मीटर तक बढ़ना संभावी है, यानी संभव है। ये भी सही है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, ये भी सही है। और इसके बाद है कि यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। इसमें से जो है चारों कथन सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद कथन ही दिया गया है, ये मैथ का है, रीजनिंग का है। और 118 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी से लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना गया है। मतलब किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो यूकेलिप्टस को, किसे, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसे क्यों माना गया है, पहले लेकिन नहीं माना जाता था, क्यों? तो यूकेलिप्टस वृक्ष जो था इससे कागज़ और दवा का निर्माण भी होता था, इसलिए यह अधिक मात्रा में लगाया जाता था। लेकिन यूकेलिप्टस वृक्ष जो होता है यह भूमि के नीचे अत्यधिक जल का अवशोषण करता है। भूमि के नीचे के जल जो होता है इसका अत्यधिक अवशोषण करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना गया है। किसको? यूकेलिप्टस को। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। अम्ल वृष्टि का कारण है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित कथनों में से कौन जीडीएम के लिए सत्य नहीं है। तो यह हरित गैस के लिए उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ये सही है। सही नहीं पूछा गया है आपको। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के लिए आकलन के लिए सुझाव दिया है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और आज का जीके जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, सही बात है। प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है यह स्वच्छ होता है एवं जैव विकास एवं पोषण के लिए अनुकूल होता है। और ये जो है मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो मानव का जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता जाता है वो अपने स्वार्थ के लाभ के लिए नवीन प्रयोगों एवं पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उद्योग धंधे लगाता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगर यह जो फैल रहा है पर्यावरण प्रदूषण, इसके कारण समस्त जीव जंतुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें से दोनों कथन सही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।